प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साझेदारी, जो कि अध्याय 2 में है। इसमें हम व्यवसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप के अंतर्गत आज साझेदारी को समझ रहे हैं। साझेदारी से आशय: जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी आर्थिक गतिविधि का संचालन करते हैं तो ऐसा व्यवसाय साझेदारी वाला व्यवसाय कहलाता है। साझेदारी संगठन, इसकी जो परिभाषा देखें हम तो परिभाषा अलग अलग दी है। तो यहाँ हम देखें अंग्रेजी साझेदारी अधिनियम 1890 के अनुसार साझेदारी लाभ के लिए मिलकर व्यापार चलाने के लिए विभिन्न व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध होता है। फिर इसके बाद अलग दूसरी परिभाषा है किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने किसी विशेष व्यवसाय को करने के उद्देश्य से आपस में मिलकर पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है, जिसका जो लाभ होगा उस लाभ का बंटवारा कर लेंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यापार का लाभ बांटने के लिए समझौता किया है जो सब साझेदारों द्वारा या उनकी ओर से किसी एक साझेदार द्वारा चलाया जा रहा हो। यहाँ पर सभी साझेदार व्यापार को संचालन कर सकते हैं या सब साझेदार की तरफ से किसी एक साझेदार को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई हो जो व्यवसाय का संचालन करेगा और लाभ आपस में सब बांट लेंगे। ये हमारी साझेदारी व्यापार कहलाता है। अब देखिए हम साझेदारी व्यापार की विशेषताएं। साझेदारी व्यापार की विशेषताओं में यहाँ हम निम्नलिखित दो भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला है आधारभूत लक्षण या वैधानिक लक्षण और दूसरा इसमें है सहायक लक्षण या व्यावसायिक लक्षण। तो आधारभूत लक्षण में देखें पहला पॉइंट कि साझेदारों के बीच अनुबंध। साझेदारी व्यापार में साझेदारों के बीच में एक लिखित या मौखिक अनुबंध होता है। जो अनुबंध ये बताता है कि साझेदारों के बीच में शर्तें तय होती है कि किन शर्तों के आधार पर साझेदारों में ये व्यापार किया जाएगा। ये आपका ये कहलाता है। फिर आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी व्यापार में कम से कम 2 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 50 व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि भारतीय कंपनी अधिनियम के रूल 10/2014 के अनुसार एक साझेदारी संस्था में 50 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। वर्तमान में अधिकतम संख्या के बारे में बैंकिंग और सामान्य व्यवसाय दोनों में यही एक नियम लागू होता है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी साझेदारी व्यवसाय में यदि 2 या 2 से कम और 50 से अधिक सदस्य हों तो ऐसी साझेदारी अवैध साझेदारी मानी जाएगी, मतलब कानून की दायरे से बाहर हो जाएगी। थर्ड है वैध व्यवसाय का होना। यहाँ हम देखें कि साझेदारी व्यवसाय जिस प्रकार के व्यवसाय को के लिए की गई है वह कानून की परिधि में आती हो, मतलब कानून ने जिन चीज़ों को जो है परमिशन दी है व्यवसाय करने की उसी से संबंधित हो सकता है। यदि इसमें हम ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते जिसमें कानून के द्वारा हमें परमिशन नहीं दी गई हो। यदि ऐसा व्यवसाय करेंगे तो वो अवैध व्यापार हो जाएगा। यहाँ हम वैध व्यवसाय के लिए साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना और बांटना। तो यहाँ पर व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है, वैसे व्यापारी मिलकर करें या अकेला व्यक्ति व्यापार करें, उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो यहाँ लाभ कमाना और उस लाभ को बाद में आपस में बांटना, ये इनका उद्देश्य होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट है व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा, अर्थात साझेदारों के स्वामी प्रतिनिधित्व का संबंध होना। तो यहाँ पर व्यवसाय का संचालन सब साझेदार मिलकर करें या सबकी ओर से किसी एक साझेदार को अधिकृत कर दिया जाए कि हमारे लिए सबकी ओर से ये व्यक्ति निर्णय लेगा और इसका निर्णय हम सब मान्य करेंगे। तो ये होना इसमें हो सकता है इसकी विशेषताओं में। नेक्स्ट है इसके बाद सहायक लक्षण देखें। सहायक लक्षण में हम सहायक लक्षण में देखें तो पहला पॉइंट है कि ऐच्छिक पंजीयन। यहाँ पर साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन कराना यानी रजिस्ट्रेशन कराना ये कंपलसरी नहीं है, ये ऐच्छिक है। यदि साझेदार चाहें तो इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और यदि साझेदार न चाहें तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी साझेदारी व्यापार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेकंड नंबर व्यक्ति ही साझेदार। यहाँ पर साझेदारी व्यापार में व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है, कोई संस्था या फर्म इसमें साझेदार नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों का समूह है ना, इसलिए साझेदार में व्यक्ति साझेदार बन सकता है। थर्ड नंबर है संयुक्त प्रमंडल।
यहाँ मिलकर कार्य कर सकते हैं। संयुक्त प्रमंडल मतलब सभी साझेदारों को फर्म के प्रबंध में समान अधिकार होता है, सब मिलकर कार्य कर सकते हैं। या एक साझेदार द्वारा किए गए कार्य फर्म और दूसरे साझेदारों पर उसी प्रकार लागू होते हैं जैसे कि उन्होंने किए हों। प्रत्येक साझेदार को फर्म के प्रबंध संचालन में समान रूप से अथवा संयुक्त अथवा दूसरे साझेदारों की ओर से भाग लेने का अधिकार होता है। फोर्थ है संयुक्त एवं व्यक्तिगत दायित्व। यहाँ साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। यदि फर्म की सहमति के दायित्व पूरा नहीं हो पाता है तो ऋणदाता सभी साझेदारों अथवा किसी एक साझेदार की निजी संपत्ति से भी ऋण वसूल कर सकते हैं। तो संयुक्त एवं व्यक्तिगत दायित्व। फिफ्थ है पृथक अस्तित्व का अभाव। साझेदारी फर्म और साझेदारों का अस्तित्व पृथक पृथक नहीं होता है। अधिनियम के अनुसार ये अभिन्न हैं। साझेदारों का सामूहिक नाम ही साझेदारी फर्म है, अतएव फर्म के दायित्व और अधिकार ही साझेदारों के अधिकार और दायित्व होते हैं। 6 नंबर है वैधानिक बंधन और निरंतरता। साझेदारी संगठन की स्थापना एवं संचालन में साझेदारी अधिनियम लागू होता है। यह भी वही लागू होता है जहां समझौता मौन होता है। आपसी सहमति से साझेदार और व्यवसाय में परिवर्तन भी कर सकते हैं। इस मामले में अधिनियम रुकावट नहीं डालता है। किसी साझेदार की मृत्यु अथवा निवृत्त होने पर शेष साझेदार समझौते में परिवर्तन कर उसी व्यवसाय को चालू रख सकते हैं, अतः इसमें निरंतरता बनी रहती है। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर पॉइंट परम सद्विश्वास। साझेदारी व्यवसाय की एक विशेषता यह भी है कि साझेदार में परस्पर आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, जिसे हम परम विश्वास कह सकते हैं। 8 नंबर है हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध। एक साझेदारों के बीच एक पारस्परिक समझौता है, अतः एक साझेदारों की सहमति के बिना अपना हिस्सा हित भी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। अतः ये साझेदारी व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय की विशेषता थी। इन्हें आप लोग अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।